गुड मॉर्निंग क्लास। आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ ज्योग्राफी सब्जेक्ट, जो कि यूपीएससी में जितने भी बच्चे हैं यूपीएससी वाले जो तैयारी करते हैं यूपीएससी सब्जेक्ट की, तो उनके लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी शुरू होने जा रही है। मैं बेसिकली 1 अगस्त से शिक्षा स्तंभ कोचिंग में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये एक डेमो क्लास है ज्योग्राफी सब्जेक्ट की कि आखिर ये ज्योग्राफी क्या है, और यूपीएससी में अगर हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी तो वो ज्योग्राफी हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो हम एक जनरल डाउट्स ले लेते हैं कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और सर मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो वो सब एक मैं जनरल डाउट्स में आपको समझाऊँगा। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल डाउट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो जनरल डाउट्स हैं वो ये है कि मैं आखिर क्या क्या पढ़ा सकता हूँ, आप लोगों को मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, है ना। मेरा नाम ऋतिक है और मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा। सेकंड, मैं आपको एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाऊँगा। और ये जो ज्योग्राफी है ये आपकी GS 1 में आपको देखने को मिलेगा, और ये आपको GS 3 में आपको देखने को मिलेगा। अब बुक्स की बात करूँ मैं तो 11th क्लास में NCERT जो है वो सफिशेंट है ज्योग्राफी के लिए। इसमें 2 NCERTs होती हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। और जो एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है इसका जो है कोई NCERT की बुक आती नहीं है, NCERT की बुक आती नहीं है इसकी बुक। तो जो मेरे नोट्स रहेंगे वो सफिशेंट रहेंगे इन सब चीज़ों के लिए। तो अब हम आगे चलते हैं कि एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं ज्योग्राफी शुरू करूँ। क्या ज्योग्राफी क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो यूपीएससी में खुल के दिया नहीं है। ये समझ लीजिए जितना दिया है उसे छोड़ के बाकी सब पढ़ना है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, जैसे कि अगर अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है तो उसके लिए आपको 4 कोर्सेज आपको करने पड़ेंगे। जो 4 कोर्सेज हैं वो मेरे लिए रहेंगे। पहला फिजिकल ज्योग्राफी। इस टाइम जो हम स्टार्ट करेंगे वो फिजिकल ज्योग्राफी हम स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों को लगता है कि हम कहाँ से शुरू करें, या जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि यूपीएससी की हमें तैयारी करनी है, या जिनका अभी भी जन्म हुआ है यूपीएससी में, तो वो फिजिकल ज्योग्राफी से शुरू करेंगे। ये बहुत बेसिक है और इम्पोर्टेंट भी है। फिर इसके बाद आती है इंडियन ज्योग्राफी। फिर इसके बाद आती है हमारी वर्ल्ड मैप। अब जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी हम करते हैं, सपोज जैसे फिजिकल ज्योग्राफी हमने करी, इंडियन ज्योग्राफी हमने करी, तो लेट्स से हम मान के चलते हैं कि हमारा जो सिलेबस है GS का वो 80% कंप्लीट हो जाएगा। मैं GS की बात कर रहा हूँ, ऑप्शनल की बात नहीं कर रहा। तो 80% हमारा कंप्लीट हो जाएगा इन दोनों करके। फिर 15% हमारा वर्ल्ड मैप रहेगा। फिर इसके बाद में और जितने भी लोग बोलते हैं करंट अफेयर से क्वेश्चंस आए हैं, तो करंट अफेयर से क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन वो वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन आते हैं। अगर हमारा वर्ल्ड मैप स्ट्रॉन्ग रहेगा तो करंट अफेयर्स आप बहुत इजीली आप समझ सकते हो। फिर इसके बाद में ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी रहेगा, ये 5% रहेगा। अगर आपको करने का मन नहीं है आपको तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ईजी सा है और कर लेते हैं इसे। तो हम ये सारी चीज़ें करेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी करेंगे। तो अब आप मुझसे पूछोगे सर सब में से सबसे पहले हम क्या करें, कि मैंने सीक्वेंस से ही लिखा है। सबसे पहले आप ह्यूमन ज्योग्राफी करेंगे, फिर उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी करेंगे, फिर उसके बाद आप वर्ल्ड मैप करेंगे। वर्ल्ड मैप में आप पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं, कौन सी स्टेट्स कहाँ पर होती हैं, आइलैंड्स कौन से होते हैं, कॉन्टिनेंट्स में कौन सी जगह का है, आप डेजर्ट इसमें पढ़ते हैं, लेक्स पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
तो आप इसमें अगर आप कर लेंगे तो आपको ज्योग्राफी और भी ज़्यादा इजीली समझ में आने लगेगी। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी हम सबसे एंड में करते हैं। फिर ये सब करने के बाद अब मैं सबसे पहले एक एक करके उठाता हूँ सारी चीज़ों को। सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी को देखते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें बुक्स कौन कौन सी ज़रूरत पड़ेगी। अगर किसी बच्चे के पास में बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यही सोच के पढ़ा दूँ कि आप में से किसी के पास में बुक नहीं है तो अब किसी को ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि सर आप कौन से चैप्टर से पढ़ा रहे हैं, सर आप कौन सा पेज नंबर से पढ़ा रहे हैं, सर आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं। मत करो कुछ, मेरे पास आ जाओ, मैं सब करा दूँगा, ठीक है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग पास में NCERT है 11th की NCERT है। कैसे? ऑनलाइन अवेलेबल है, डाउनलोड करो इसको, ठीक है। इसमें 2 बुक्स आती हैं और हिंदी में भी प्रोवाइड है, इंग्लिश में भी प्रोवाइड है, तो दोनों मीडियम के कर सकते हैं इजीली। अब 11th में 2 बुक्स आती हैं। एक बुक होती है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी होती है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। ये 2 बुक्स आती हैं, आपको ये 2 बुक्स करनी है। क्यों 11th की सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को? इसलिए मैं आपको 6, 7, 8, 9, 10 क्यों नहीं कह रहा, मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो सारा कंटेंट उसमें रहेगा वो मैं अपने कोर्सेज में करा ही दूँगा। और ये मैं इसलिए बोलूँ क्योंकि हर सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो जब आप इसे रीड करोगे थ्रू आउट द प्रिपरेशन, आप इसे रीड करोगे तो आपको लैंग्वेज में पकड़ आ जाएगी। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में कैसे कैसे लिखना है, आंसर राइटिंग कैसे प्रैक्टिस करनी है, वो फर्दर में आगे डिस्कस करूँगी। तो इसलिए हमें ये रीडिंग करने की ज़रूरत है। और जब आप मैं इससे आगे बताता हूँ आपको, सबसे पहले हमें क्या चीज़ ज़रूरी है। सबसे पहले हमें क्लास ज़रूरी है। अब आप बोलोगे सर हमारे पास तो बुक्स अवेलेबल है, हम उसमें पढ़ सकते हैं, हमें तो आपके कोर्सेज की ज़रूरत ही नहीं है, हम बुक में से कर लेंगे। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगा जो लिखा है, तुम्हें वो समझ नहीं आएगा। जब तुम क्लास लोगे मेरी तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा सर ने उस टाइम ये बताया था, सर कॉन्टिनेंटल थ्योरी क्या कहती है, उसमें इंट्रोडक्शन कैसे होता है, तो तब तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी कि आपकी चीज़ें कैसे होती हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्लास में, तो आपको सबसे पहले क्लास में आना है। फिर उसके बाद में आपको रनिंग नोट्स बनाने हैं। जैसे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ और आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिख लिया है। अब जब मेंस होता है, जब हम रिवीजन करते हैं तो कई बार क्या होता है, हमें बस चाहिए कि हमें मिल जाए, टॉपिक हमें मिल जाए। तो कई बार क्या होता है, हमने अपनी लैंग्वेज में लिखा होता है तो वो हम अच्छे से समझ पाते हैं और फिर लैंग्वेज कन्वर्सेशन तो हम कर ही सकते हैं अपनी लैंग्वेज। जब एक बार समझ में आ जाती है चीज़ें तो हम अपनी भाषा में उसे अच्छे से उतार सकते हैं। तो उसके लिए रनिंग नोट्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद में आता है रिवीजन। तो आप लोगों का रिवीजन, आपने सबसे पहले क्लास ली है, उसके बाद में आपने क्लास में ही अगर मेरी कोई ऐसी बात जो मैंने बोली है वो आपको ज़रूरी लगे तो आपको रनिंग नोट्स बनाने हैं। उसको अपनी एक सिंपल लिख लेना है अपने नोट्स पे। फिर आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन आप ब्लैंक पेज पे आप कर सकते हो, जो भी आपने पढ़ा है समझाया, जो भी मैंने क्लास में पढ़ाया समझाया वो आप उसे लिख के देखो, रिवीजन करो, वो उसी दिन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती आप मुझसे अगले दिन आप पूछ सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ। फिर आपने क्लास अटेंड कर ली, आपने रिवीजन भी कर लिया, नोट्स भी बना लिया, अब आपको पढ़नी है NCERT। अब आपको NCERT रीड करनी है। क्यों? अब आप मैंने जो क्लास में समझा वो आपको समझ में आ गया है, आपको रिवीजन मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आप जब NCERT पढ़ोगे ना तो मतलब एकदम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। वो अच्छा सर ने उस टाइम पे ये बताया था कि सर ने रॉक्स के टाइप बताए थे, वो क्या होती है, इग्नियस रॉक क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, वो सब आपको एकदम ईजीली अब समझ में आने लगेगा। और फिर इसके बाद में आता है MCQs। ये इंपॉर्टेंट है। MCQs आप कहाँ से करोगे? MCQs हम करेंगे PYQ से, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से। ये बेसिकली मैं प्रोवाइड करूँगा दोनों
इंग्लिश और हिंदी मीडियम ये मैं प्रोवाइड करूँगा। और एक होता है आंसर राइटिंग। बहुत बच्चे बोलते हैं कि हमें आंसर राइटिंग करनी शुरू कराओ सब। ठीक है, मैं करा दूँगा, लेकिन चलो मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ 2024 में कहाँ पूरे वर्ल्ड में वोल्केनो है, इसके ऊपर लिखो कुछ, तो क्या तुम लिख सकते हो इसके ऊपर? नहीं लिख सकते। इसलिए सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि फर्स्ट डे से आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन कब? जब ये सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद का जो नेक्स्ट डे होगा उस दिन से हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करनी है। क्योंकि अब हमें पास नॉलेज है, हमें पता है कि क्वेश्चन में जो पूछा गया हमें पता है, उसके बारे में हमने रिवीजन कर रखा है, हमें सब कुछ पता है, तो हम उसके लिख सकते हैं। और हमने एनसीईआरटी पढ़ी है तो हम लैंग्वेज भी लिख सकते हैं ईजीली कि हमें कैसे। और आंसर राइटिंग के जो मॉडल्स हैं, मॉडल आंसर जो है वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, ये मेरा काम है। तो क्लास में आपको आना है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिसिप्लिन मेंटेन करना है, क्लास आना है डेली। ऐसा नहीं होना चाहिए जब किसी ने बोला कि यार तुम्हारे अंकल ने बोल दिया कि बेटा तुम ही हो हमारे घर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तुम ही बनोगे, तो जोश में आ गए 3-4 दिन, आ गए क्लास में, फिर बैठ के 3-4 दिन घर में कि अब तो खिलाने नहीं है। तो ऐसे नहीं करना, हमें आना है कंटिन्यूसली। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कब ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। फिर इसके बाद में आपको अगर नोट्स बनाना है तो नोट्स कैसे बनाओगे? मतलब बेसिकली इस चीज़ पे मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू मी आप एक स्पाइरल एक नोटबुक आती है, आप उस पर बनाओ। क्यों? ये लूज शीट्स होती हैं। जैसे आपने करंट अफेयर का करंट अफेयर्स आए, आपने उस टॉपिक को इससे मिलकर जुड़ता हुआ जो टॉपिक है उसे यहाँ पे अटैच कर दिए इजीली। तो इसलिए आप लूज शीट यूज़ करिएगा क्योंकि ईजीली आप उसमें अटैच कर सकते हैं। और जब आप रिवीजन करोगे तो आपका करंट अफेयर्स पे रिवाइज हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ। अब हम बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। जैसे तुम यहाँ खड़े हो, मैं खड़े हो गया तो अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे कुछ वजन तो लग रहा है ना, नीचे कुछ फोर्स लग रहा है, मेरा वेट इसके ऊपर है, अर्थ के ऊपर, मेरे को महसूस भी हो रहा है कि मैं अर्थ के ऊपर, मतलब किसी सॉलिड चीज़ के ऊपर मैं खड़ा हूँ, मेरे को महसूस हो रहा है, दिख भी रहा है। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये क्या अर्थ की सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर मेरे को महसूस हो रहा है, मैं अर्थ की सरफेस से भी लगा हुआ हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ हमारे आसपास हम किस चीज़ से लगे हुए हैं? नेचुरल चीज़ें, जैसे क्या क्या अभी इस टाइम, जैसे मैं अर्थ से लगा, मैं आपसे पूछूँ कि क्या क्या चीज़ों से हम क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं, है ना? जैसे आप बोलोगे सर हमारे आसपास क्या चीज़ लगी, सर आप बोलोगे सर विंड लगी हुई है, हवा, सर मैंने ओशन भी देखा है, सर मैंने सर साइक्लोन्स देखे हैं, सर उड़ीसा में बहुत साइक्लोन्स आते हैं, मैंने साइक्लोन्स देखे हैं, सर मैंने वोल्केनो देखा है, सर अर्थक्वेक भी होता है, आजकल बहुत अर्थक्वेक आते हैं दिल्ली जैसे ही, मैंने अर्थक्वेक भी देखा है। अब ये तो मैंने बता दिया कि ये चीज़ें हम देखते हैं, और क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, सोचो और क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं क्लाउड, हम क्लाउड्स देख सकते हैं, हम रेन देख सकते हैं, और सर हमें माउंटेन्स भी दिखता है, जब हम घूमने जाते हैं मनाली देहरादून की तरफ, तो सर हमें माउंटेन्स भी दिखते हैं, हाँ माउंटेन्स भी दिखते हैं, सर हमें स्नोफॉल भी दिखता है। तो ये जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमें विजिबल हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ड फिजिकल यूज हुआ, फिजिकल, ये सारी चीज़ें क्या है फिजिकल, हम देख सकते हैं। ज्योग्राफी के अर्थ, जो भी अर्थ पे आसपास जो चीज़ें लगी हुई है नेचुरल वे में, वो सारी चीज़ को हम देख सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं, उसी को इन्होंने सब्जेक्ट बना दिया है फिजिकल ज्योग्राफी।
राइट। अब जैसे आप बोलोगे सर आपने तो कैसे एकदम मिक्स करके लिख दिया, मैं इसे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कि मैं 3 शब्द लिखूँगा और इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर बनेंगे, लैंड, एयर, वाटर। वाटर में क्या है? वाटर में सर हम ओशन को देखते हैं। एयर में क्या? एयर में सर हम विंड देखते हैं, साइक्लोन्स हमें दिखते हैं। लैंड में सर हमें वॉल्केनो देखने को मिलता है, अर्थक्वेक देखने को मिलता है, रॉक्स मिलती है। ये सब क्या है? ये अब हमने इसे ऑर्गेनाइज कर दिया कि लैंड, एयर, वाटर, सारी चीज़ें कुछ भी देखोगे तो इन्हीं 3 चीज़ों के अंदर ही आएगा। अब जैसे लैंड है, अब हम इसे बोल देते हैं लिथ, मैं रॉक के लिए यूज़ कर रहा हूँ लिथ, तो हमसे बोलते हैं कई बार लिथोस्फीयर। और हम एयर को क्या बोलते हैं? एयर क्लाइमेट, वो एटमॉस्फेयर। फिर वाटर को हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। अब हम जब इन सब की एक पर्टिकुलर स्टडी करते हैं, उस स्टडी को हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी लैंड में लिथोस्फीयर की, अगर हम लिथोस्फीयर की स्टडी करें तो जियोमॉर्फोलॉजी, उस स्टडी को हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। तो हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। फिर एयर है, एटमॉस्फेयर, इसमें हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। इसकी स्टडी करते हैं, एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं, तो उसे बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। वाटर, हाइड्रोस्फीयर की हम स्टडी करते हैं तो हम बोलते हैं ओशियनोलॉजी। देख रहे हो? अब अगर देखा जाए हमारे पास ये तीनों कॉम्बिनेशन कहाँ पे? हमारे पास अभी जहाँ तक हमें पता है तो अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट है, एक कॉम्बिनेशन के रूप में हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि सर जैसे कि लैंड है, वाटर है, हाइड्रोस्फीयर, अभी लिथोस्फीयर, अभी एटमॉस्फेयर, बेसिकली एयर वाली चीज़ें इसमें आती हैं, इसमें वाटर वाली चीज़ें आती हैं। तो आप देख सकते हो कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है और तभी लाइफ पॉसिबल है। देख सकते हो आप, तभी लाइफ पॉसिबल। जैसे कि एनवायरनमेंट, तभी एनवायरनमेंट बनता है, बायोस्फीयर जिसे हम कहते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि फिजिकल ज्योग्राफी हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इस चीज़ें समझेंगे, इसकी स्टडी करेंगे, तब हमें जाके एनवायरनमेंट समझ में आएगा। इसलिए फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि सर हमारी अर्थ तो सर स्फीयर है ना। बहुत लोगों को प्रॉब्लम आएगी कि मैं इसे एटमॉस्फेयर की बोल रहा हूँ, इसे लिथोस्फीयर की बोल रहा हूँ, इसे हाइड्रोस्फीयर की बोल रहा हूँ। जनरली लोग बोलते हैं कि एक स्फीयर, हालांकि ऐसा नहीं है, हम मान लेते हैं स्फीयर। हम क्यों बोलते हैं? जैसे रॉक, अब रॉक वो पूरे अर्थ में प्रेजेंट है, ऐसे नहीं है वो यहीं प्रेजेंट है, नहीं, वो पूरे अर्थ में प्रेजेंट है। जैसे वर्ल्ड है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप हर जगह पे प्रेजेंट है, तो एक स्फीयर में प्रेजेंट है, तो रॉक हर जगह प्रेजेंट है। तो इसलिए हम रॉक को यूज एक वर्ड से बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथो इसका मतलब है रॉक, तो हम इसलिए बोलते हैं लिथोस्फीयर, एक स्फीयर में प्रेजेंट है। अब से वाटर, ऐसा थोड़ी है वाटर से कहीं नहीं है, वाटर हर जगह है। ये क्वेश्चन से हम स्टडी करते हैं वाटर, तो इसलिए हमें बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। फिर एटमॉस्फेयर, ऐसे थोड़ी हवा सब यही प्रेजेंट नहीं ना, हवा सब जगह। आप आर्टिक में चले जाओ, आर्टिक में आपको हवा मिलेगी, आप अंटार्कटिका में चले जाओ, वहाँ पे आपको हवा मिलेगी, नॉर्थ अमेरिका सब जगह आपको एयर प्रेजेंट है, इसलिए हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एक स्फीयर है, एयर के स्फीयर है, इसलिए एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो जो अर्थ की कहानी जो शुरू होती है वो इसी चीज़ से शुरू होती है। हम इसमें पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अर्थ की बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी। अगर कोई पूछता है कि फिजिकल ज्योग्राफी
क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, तो हम यही पढ़ते हैं, लैंड, वाटर, एयर, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। अब जब मैं अर्थ, और इसी से अर्थ की कहानी शुरू होगी, वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको डिस्कस करूँगा, क्योंकि जब हम अर्थ में आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ की शेप और उसका साइज क्या है, फिर उसकी कुछ हम टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, और फिर हम देखेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आज आप लोगों को पता चला होगा कि फिजिकल ज्योग्राफी है कैसी, और फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़नी क्यों ज़रूरी है, और यूपीएससी में, और बेसिकली मेरा मोटिव यही रहेगा कि मैं आप लोगों की प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा ईजी करूँ, ताकि आपको जो ऐसा लोग बोलते हैं कि क्लाइमेटोलॉजी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ समझ में आएगी और बहुत ईजी आपको लगेगा। हो सकता है और बच्चों के लिए हार्ड हो, लेकिन जितने लोग मेरे से पढ़ेंगे उन सबके लिए बहुत ईजी टॉपिक रहेगा, पूरा का पूरा सब कुछ बहुत ईजी वे में मैं कराऊँगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जुड़िए इस सफल बैच जो आने वाला है 1 अगस्त 2025 में, तो हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।